कुछ पनीसारों से ये हिजर कैसे झेला है। मगर उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, ना एंट्री हुई है ना एग्जिट, और इस बात का मुस्तफा साहब को भी पता है। समरा, हेलो। हैप्पी बर्थडे समरा। पागल, तुम कैसे आ? मेरे घर में कैसे आ गए? तुम दीवार कूद कर आए हो मुझे ये विश करने के लिए। It's unbelievable. I know it's unbelievable, लेकिन मैं तो तुम्हें सिर्फ सरप्राइज देना चाहता था। सरप्राइज नहीं कह रही। ये दुनिया पैसे के सामने झुकती है। मैं अपनी शायरी बेचने आया हूँ आपके पास आज। तुम्हें तुम्हारी तवक्को से ज्यादा इनाम मिलेगा। मुझे इस गद्दारी के इल्जाम से खौफ आता है। तुम्हें मेरा साथ देना होगा। मैं लफ्ज़ फरोश जरूर। बहरोज मुस्तफा और करीबी साथियों के साथ उजरत में निकल जाता है। परिजात को हिदायत देकर जाता है कि वो मैडम के साथ रहे। बहरोज के जाने के कुछ देर बाद लैला गाड़ी निकालने को कहती है। परिजात फौरन इसके साथ हो लेता है, जिस पर वो नाराज होती है कि तुम कहाँ जा रही हो, लेकिन परिजात जिद करके साथ जाता है। ये मेरी ड्यूटी है। लैला शदीद गुस्से में घर से निकलती है। एक बार फिर से अपनी दोस्त के फ्लैट की तरफ जाने को कहती है। बिल्डिंग के पार्किंग एरिया में गाड़ी रुकती है। वो लिफ्ट की तरफ बढ़ती है। फरीजाद इसके पीछे तो वो इसे डांट कर रोक देती है। यहीं पर खड़े रहो, मेरे पीछे आने की ज़रूरत नहीं। फरीजाद इस बार इनकी बात नहीं मानता, वो साथ जाना चाहता है। थोड़ी देर बाद एकदम से हलचल मच जाती है। कई गाड़ियाँ एक साथ इस पार्किंग एरिया में दाखिल होती हैं। सबसे आगे बहरोज करीम की गाड़ी थी। वो गाड़ी से उतरता है। इसे देखकर लैला के चेहरे का रंग उड़ जाता है। फरीजाद भी हैरान, मालिक आप तो चले गए थे। जिस पर वो कहता है कि मैंने सिर्फ ड्रामा किया था, ये सारी हकीकत सामने लाने का। लैला फौरन इसके कदमों में गिर जाती है। इसका हाथ पकड़कर कहती है मेरी कोई गलती नहीं, मुझे इसने बहकाया था, मुझे ये बहका कर यहाँ लाया है। मुझे लगता है ये आपके दुश्मनों के साथ मिला हुआ है। वो रोते हुए परिजात की तरफ इशारा करती है। परिजात हैरान परेशान कुछ देर तो हैरत से लैला मैडम के चेहरे की तरफ देखता है और फिर बहरोज करीम को कहता है कि मैडम बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैं ही इन्हें बहका कर यहाँ लाया था। लैला एकदम से परी को देखकर हैरत से, इतनी आसानी से इसने इस सारे झूठ को अपने सर ले लिया। इसके चेहरे पर सुकून आ जाता है कि शुक्र है बहरोज के अताब का निशाना परिजात बनेगा। परिजात बहरोज करीम से कहता है कि मेरी बस एक शर्त है कि मुझे मारने के बाद मेरे चेहरे को मस्क कर दिया जाए और मेरे जिस्म के टुकड़े करके दफनाया जाए, ताकि कोई मुझे पहचान ही ना पाए। इसकी बात पर बहरोज हैरत से देखता है। लैला का इल्ज़ाम तुमने अपने सर ले लिया। मैं जानता हूँ कि लैला झूठ बोल रही है। तुम्हें तो मैं बाद में पूछूंगा इस गिरफ्तारी पर, पहले अपनी बीवी से निपट लो। लैला एकदम से परेशान हो जाती है। नहीं बहरोज, आपको कोई गलत फहमी हुई है, ऐसी कोई बात नहीं। मैं अपनी सहेली से ही मिलने आई थी। जिस पर एक खूबसूरत जवान लड़के को बहरोज करीम के गार्ड्स घसीटते हुए लेकर आते हैं। तो ये है तुम्हारी सहेली, तुम्हारा सांप का मंगेतर। लैला इसे देखकर तड़प जाती है। प्लीज़ बहरोज, इसे कुछ मत कहना, मैं आज के बाद इसे कभी नहीं मिलूंगी। तुम जो कहोगे करूंगी, लेकिन इसे जाने दो। बहरोज की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसकी बीवी इसके सामने गिड़गिड़ा रही है, अपने लिए नहीं किसी और के लिए। सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, गद्दारी और बेवफाई नहीं। ले जाओ इन दोनों को, बस ख्याल रखना कि लैला को मारते वक्त ज़्यादा तकलीफ ना हो। मैं मोहब्बत करता था इससे, इसकी तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। सर पर गोली मारना, तड़पने ना देना। लैला बहरोज के कदमों में गिर जाती है। माफ़ कर दो, माफ़ कर दो हमें। गार्ड्स इन दोनों को जाकर गोली से उड़ा देते हैं। परिजात कांप जाता है। इतना सफाक मोहब्बत करने वाला कैसे हो सकता है वो। बहरोज को रोकना चाहता है, लेकिन इससे पहले ही इसके सर पर बंदूक से ज़रब लगाकर इसे बेहोश कर दिया जाता है। काफ़ी देर बाद जब इसे होश आता है तो वो सोचता है कि मैं ज़िंदा हूँ। बहरोज ने मुझे कैसे छोड़ दिया। वो तो गद्दारों को कभी माफ़ नहीं करता। वो इस वक्त बहरोज करीम के महल में अपने क्वार्टर में मौजूद था। थोड़ी देर बाद बहरोज इसके कमरे में आता है। इसे देखकर परिजात अपना सर पकड़कर उठकर बैठ जाता है। बहरोज इसे कहता है, हैरान हो कि मैंने तुम्हें जिंदा कैसे छोड़ दिया। वो दोनों तो अपने अंजाम को पहुंच गए, लेकिन तुम्हें भी वहीं मार देता, मगर तुम्हारी वो आखिरी ख्वाहिश सुनकर रुक गया। इतनी नफरत है तुम्हें अपने चेहरे से कि मरने के बाद भी इसे मस्क कर देना चाहते हो। मुझे बस एक बात का जवाब दो, तुमने वहाँ लैला सबा के झूठ पर सारा इल्ज़ाम अपने सर पर क्यों लिया? हालांकि मैं जानता था कि वो काफ़ी अरसे से मुझे धोखा दे रही है, अपने साबका मंगेतर से मिल रही है। इस दिन भी मैंने जानबूझकर मुल्क से बाहर जाने का बहाना बनाया था ताकि इसे रंगे हाथों पकड़ सकूं, लेकिन सारा इल्ज़ाम तुमने अपने सर लेकर मुझे हैरान कर दिया।
परिजात बहरोज के चेहरे को देखता है। इसकी आंखों में दुख के सिवा कुछ नहीं था, जिस पर वो कहता है, मैडम आपकी इज्जत थी, इतने गार्ड्स, इतने मुलाजमों के सामने मैं नहीं चाहता था कि आपकी इज्जत पर हर्फ आए, इसीलिए ये इल्ज़ाम अपने सर लेता गया। लेकिन क्या हुआ, मरना तो इन्हें फिर भी पड़ा। आप चाहते तो माफ़ कर सकते थे। बहरोज उठकर खड़ा हो जाता है। वो मुझसे बेवफाई कर रही थी और तुम चाहती हो कि मैं उसे माफ़ कर देता। इस पर परिजात कहता है कि हाँ, माफ़ कर देते, उसे आज़ाद कर देते, कम से कम ये जो कर्ब आपके चेहरे पर है ये तो ना होता। बहरोज परिजात को देखता है। चेहरा पढ़ना जानते हो तो अंदर तक झांक लेते हो, बातें भी अच्छी करते हो। पता नहीं मैंने तुम्हें क्यों नहीं मारा, लेकिन सच बात ये है कि मुझे लगता है तुम मुझे अच्छे से समझने लगे हो। लैला सबा के मरने के बाद बहरोज इसकी बेवफाई को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। अपने हाथों से इसे मार चुका था, लेकिन अब खुद भी पल पल मर रहा था। कभी इसके पियानो पर बैठा कोई उदास धुन बजाता है, कभी अफसुर्दा बातें करता है। अपनी सारी एक्टिविटीज़ इसने छोड़ दी, घर से बाहर निकलना छोड़ दिया, जैसे हर चीज़ से दिल उचाट हो गया हो। परिजात काफ़ी समझाता है अपनी बातों से कि मालिक बाहर निकले, शायद आप इस गम से, इस गिल्ट से बाहर निकल आएं। लेकिन फिर अचानक ये हुआ कि जिस मौत को इसने हादसा बनाया था ताकि इसके खिलाफ कोई केस ना हो सके, पुलिस ये केस दोबारा रीओपन कर लेती है, क्योंकि लैला सबा के मंगेतर का बाप काफ़ी असर और रसूख वाला आदमी था। दुबई पुलिस ने दोबारा FIR करवाता है अपने बेटे के कातिल बहरोज करीम के खिलाफ। यूं बहरोज के गिर्द कानून का शिकंजा कसता जा रहा था। पुलिस घर आकर तफ्तीश करती है। हर बार मुस्तफ़ा बहरोज करीम की बीमारी का बहाना बनाकर टाल देता है, लेकिन दुबई पुलिस थी इतनी आसानी से किसी का पीछा नहीं छोड़ती थी। इसके साथ साथ बहरोज करीम के तमाम पुराने धंधे, इनलीगल काम, हर चीज़ खुलने जा रही थी। इस बात का मुखालफों ने बहुत अच्छे तरीके से फ़ायदा उठाया। हर चीज़ जो बहरोज के खिलाफ थी पुलिस को प्रोवाइड की, यहाँ तक कि बहरोज और इसके साथियों को इसके घर तक महदूद कर दिया गया। और जिस रात परिजात को पता चला कि कल बहरोज सर की गिरफ्तारी है, पुलिस इनके घर पर रेड करने वाली है, वो मालिक को मशवरा देता है कि आप घर में पार्टी अरेंज करवाएं, मुल्क के बड़े बड़े नामवर लोगों को इस पार्टी पर बुलवाएं, घर पर रश होगा तो यहाँ से फरार हुआ जा सकता है। बहरोज मुस्कुराता है। फरार कौन होना चाहता है? अब तो ज़िंदगी बोझ लग रही है, होने दो जो होता है। मुस्तफ़ा और परिजात समझाते हैं, हम आपको इतनी आसानी से पुलिस के हवाले नहीं होने देंगे। परिजात मशवरा देता है कि आप पार्टी रखें, इस पार्टी में मैं आपका भेस बदल कर गार्ड्स के साथ घर से निकलूंगा, पुलिस मेरे पीछे जाएगी, मुझे बहरोज करीम समझकर, और पीछे से आप मुस्तफ़ा के साथ निकल जाइएगा। समुंदर पर लॉन्च तैयार है, आपका इंतज़ार कर रही है, ये मुल्क छोड़कर फरार हो जाए। बहरोज परिजात से कहता है, और तुम? जवाब में परिजात कहता है कि मेरी फिक्र ना करें, मुझे कितना अरसा पकड़ कर रख सकते हैं, मेरे खिलाफ कौन सा इनके पास कोई सबूत है, बिलाखिर छोड़ ही देंगे। बहरोज फरार नहीं होना चाहता था, लेकिन अपने साथियों की मजबूर करने पर इनकी बात मान लेता है। यूँ पार्टी में परिजात बहरोज का हुलिया बनाकर इसकी गाड़ी में बैठकर रात भर सड़कों पर घूमता है। सारी पुलिस नफरी जो इस वक्त बाहर मौजूद थी इसका पीछा शुरू कर देती है। वो गाड़ी दौड़ाता है, पुलिस इसके पीछे पीछे। काफ़ी घंटों तक ये चूहे बिल्ली का खेल खेलता रहा, और जब इसे यकीन हो गया कि मालिक और बाकी साथी वहाँ से निकल चुके होंगे तो गिरफ्तारी दे देता है। पुलिस बहरोज करीम की जगह पर परिजात को देखकर हैरान है। इसे पकड़ लिया जाता है, इसे मारते हैं, हमें धोखा दे रहे थे, लेकिन तुम्हें बताते चले कि हम इतने बेवकूफ़ नहीं, बहरोज करीम और इसके साथियों को भी हमने पकड़ लिया है। पर ये सुनकर हैरान है, ऐसे कैसे हो सकता है? जेल में इन सबको डाला जाता है। बाकी पुलिस के कहने के मुताबिक बहरोज और मुस्तफ़ा और बाकी वफादार भी जेल में मौजूद थे। परिजात को भी जेल में डाल दिया जाता है। परिजात मालिक को देखकर कहता है कि आप वहाँ से फरार क्यों नहीं हुए, कैसे पकड़े गए? बहरोज मुस्कुराता है, ये दुबई पुलिस है, यहाँ से कोई इतनी आसानी से फरार कैसे हो सकता है? मुझे तुम्हारी हिम्मत पर रश्क आ रहा है। ये लोग तुम्हारी गाड़ी को गोलियों से भून सकते थे, तुम्हारी जान भी जा सकती थी, लेकिन तुमने मेरे लिए इतना बड़ा खतरा मोल लिया। परिजात कहता है कि जान भी हाजिर है आपके लिए। बहरोज पर केस चलता है, इसके सारे काले धंधे सामने आते हैं। लैला सबा की मौत, इसके मंगेतर की मौत, सब कुछ साबित हो जाता है। मुस्तफ़ा बहरोज से कहता है कि मालिक ये सारे गुनाह मैं अपने सर लेना चाहता हूँ, प्लीज़ कुछ मत कहिएगा। लेकिन बहरोज करीम इनकार कर देता है कि नहीं, तुमने पहले मेरा बहुत साथ दिया है, और नहीं, जिसके गुनाह है सज़ा भी इसे मिलनी चाहिए। अगले दिन अदालत में बहरोज करीम और इसके करीबी साथी मुस्तफ़ा को दो बार सजाए मौत सुना दी जाती है कि बहरोज अपनी सारी जायदाद के लिए वसीयत लिख चुका था। कारोबार, जायदादें, रेस्टोरेंट्स, हर चीज़ वो अपने करीबी वफादारों में बांट जाता है, बाकी सब कुछ ट्रस्ट में दे जाता है। इसकी पहली बीवी
और बच्चों को वो पहले इतना कुछ दे चुका था कि इनको मजीद कुछ देने की जरूरत नहीं थी। परिजात और उसके साथियों को रिहा कर दिया जाए, वो अदालत से दरख्वास्त करता है। यूं बहरोज करीम की फांसी के बाद परी और इसके साथियों को आज़ाद कर दिया जाता है और जब वसीयतें मिलती हैं तो बाकी साथियों को तो जो मिलता है परी के हिस्से में जो कुछ बहरोज करीम लिख कर गए थे इसे यकीन नहीं आता। इसे पियानो पसंद था तो वो पियानो समेत पूरा महल परिजात के नाम लिख जाता है। इसके अलावा कारोबार, एक रेस्टोरेंट और काफ़ी कुछ के परिजात की 10 नस्लें भी बैठकर खाएं तो ख़त्म नहीं होगा। परिजात को ये सब कुछ नहीं चाहिए था, इसे अपनी वफादारी की इतनी बड़ी कीमत मिलेगी इसने कभी सोचा नहीं था। बहरोज करीम जिसने सारी ज़िंदगी ये जमा करने में गुजार दी, आखिर में इसका इंजाम क्या हुआ? कुछ भी साथ नहीं लेकर गया। मैं इन सब का क्या करूँगा क्योंकि मेरे साथ भी कुछ नहीं जाएगा, लेकिन चौका जिम्मेदारी थी इसलिए इस जिम्मेदारी को तौर पर निभाना शुरू कर देता है। ऑफिस जाता है, कारोबार को बढ़ाना शुरू कर देता है, लेकिन किसी लालच के तौर पर नहीं, क्योंकि वो पहले बहरोज करीम के कारोबार को डूबता हुआ नहीं देख सकता था। दिन ब दिन तरक्की करता जाता है लेकिन वो किसी भी इनलीगल काम को हाथ नहीं लगाता। ऐसे तमाम काम ख़त्म कर दिए जाते हैं। इसे किसी काम के सिलसिले में इंडिया जाना पड़ता है तो वहाँ मौजूद फिल्म इंडस्ट्री का बड़ा डायरेक्टर परिजात से मिलता है कि बहरोज करीम हमारी फिल्मों में इन्वेस्ट करते थे, मुझे उम्मीद है कि उसकी जगह आपने ली है तो आप भी हमारी फिल्मों में ज़रूर इन्वेस्टमेंट करेंगे। परिजात इनकार कर देता है कि मैं ऐसा कोई काम नहीं कर रहा, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। वो हैरान होता है कि आप 1 करोड़ को हम 50 करोड़ बना देंगे, तो खुद सोच सकते हैं कि आप जितना पैसा लगाएंगे इतना ज़्यादा हो जाएगा। परिजात के दिल में किसी किस्म का कोई लालच नहीं था। वो इनकार करता है कि मुझे मज़ीद किसी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं, मेरे पास जितना है काफ़ी है। इस पर डायरेक्टर बताता है कि मैं जानता हूँ तुम बहरोज करीम के काफ़ी करीबी साथी थे, इसलिए तो अपना महल तुम्हारे नाम लिख कर गया है। कभी सोचा है तुमने कि तुम अभी तक पुलिस के हाथों से क्यों बचे हुए हो? क्योंकि बहरोज करीम के किसी भी इनलीगल काम में तुमने अभी तक हाथ नहीं डाला। वो तुम पर कड़ी नज़र रखे हुए हैं, कभी अपने इर्द गिर्द देखना। परिजात बड़ा हैरान होता है कि पुलिस मुझ पर क्यों नज़र रखे हुए है। वो दुबई वापस जाता है तो वाकई हैरान होता है, पुलिस की गाड़ी वाकई हर वक्त इसके ताक़ुब में है। वो कहाँ जाता है, किससे मिलता है, हर कोई इस पर नज़र रखे हुए है। इसे लगता है कि वो बाहर रह कर भी कैद में है। एकदम से इसका दिल उचाट हो जाता है हर चीज़ से। वो अपना बिजनेस वाइंड अप करना शुरू कर देता है। यहाँ पर देश में रहकर वो किसी से पंगा नहीं लेना चाहता, इसलिए वापस पाकिस्तान जा रहा है। अपना महल वो बेचता नहीं, मिस मार्था को देता है कि वो यहाँ की देखभाल भी करें और गरीब बच्चों को यहाँ मुफ्त पढ़ाई और रिहाइश दी जाए। बिलाखिर सेठ परिजात पाकिस्तान वापस आ जाता है। आगे की कहानी हम तीसरे और आखिरी पार्ट में शेयर करेंगे। देरी के लिए माजरत, उम्मीद है कि ये पार्ट आपको पसंद आया होगा। ये कहानी इतनी ज़्यादा लंबी है कि जैसा हमने बताया था 800 सफ़ात हैं और हम आपको सिर्फ मेन बातें बता रहे हैं, फिर भी वीडियो इतनी लंबी हो चुकी है। हमारी ये काविश आपको पसंद आई होगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। कहता है कि वो मैडम के साथ रहे। बहरोज के जाने के कुछ देर बाद लैला गाड़ी निकालने को कहती है। परिजात फ़ौरन इसके साथ हो लेता है, जिस पर वो नाराज़ होती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, लेकिन परिजात ज़िद करके साथ जाता है। ये मेरी ड्यूटी है। लैला शदीद गुस्से में घर से निकलती है। एक बार फिर से अपनी दोस्त के फ्लैट की तरफ जाने को कहती है। बिल्डिंग के पार्किंग एरिया में गाड़ी रुकती है, वो लिफ्ट की तरफ बढ़ती है। परिजात इसके पीछे तो वो इसे डांट कर रोक देती है, यहीं पर खड़े रहो, मेरे पीछे आने की ज़रूरत नहीं। परिजात इस बार इनकी बात नहीं मानता, वो साथ जाना चाहता है। थोड़ी देर बाद एकदम से हलचल मच जाती है। कई गाड़ियाँ एक साथ इस पार्किंग एरिया में दाखिल होती हैं। सबसे आगे बहरोज करीम की गाड़ी थी। वो गाड़ी से उतरता है, इसे देखकर लैला के चेहरे का रंग उड़ जाता है। परिजात भी हैरान, मालिक आप तो चले गए थे। जिस पर वो कहता है कि मैंने सिर्फ ड्रामा किया था, ये सारी हकीकत सामने लाने का। लैला फ़ौरन इसके कदमों में गिर जाती है, इसका हाथ पकड़कर कहती है मेरी कोई गलती नहीं, मुझे इसने बहकाया था, मुझे ये बहका कर यहाँ लाया है। मुझे लगता है ये आपके दुश्मनों के साथ मिला हुआ है। वो रोते हुए परिजात की तरफ इशारा करती है। परिजात हैरान परेशान कुछ देर तो हैरत से लैला मैडम के चेहरे की तरफ देखता है और फिर बहरोज करीम को कहता है कि मैडम बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैं ही इन्हें बहका कर यहाँ लाया था। लैला एकदम से परी को देखकर हैरत से, इतनी आसानी से इसने इस सारे झूठ को अपने सर ले लिया। इसके चेहरे पर सुकून आ जाता है कि शुक्र है बहरोज के अताब का निशाना परिजात बनेगा। परिजात बहरोज करीम से कहता है कि मेरी बस एक शर्त है कि मुझे मारने के बाद मेरे चेहरे को मस्क कर दिया जाए और मेरे जिस्म के टुकड़े करके दफनाया जाए ताकि कोई मुझे पहचान ही ना पाए। इसके बाद पर बहरोज हैरत से देखता है, लैला का इल्ज़ाम तुमने अपने सर ले लिया। मैं जानता हूँ कि लैला झूठ बोल रही है,
तुम्हें तो मैं बाद में पूछूंगा इस गिरफ्तारी पर, पहले अपनी बीवी से निपट लो। लैला एकदम से परेशान हो जाती है। नहीं बहरोज, आपको कोई गलत फहमी हुई है, ऐसी कोई बात नहीं। मैं अपनी सहेली से ही मिलने आई थी। जिस पर एक खूबसूरत जवान लड़के को बहरोज करीम के गार्ड्स घसीटते हुए लेकर आते हैं। तो ये है तुम्हारी सहेली, तुम्हारा साबका मंगेतर। लैला इसे देखकर तड़प जाती है। प्लीज बहरोज, इसे कुछ मत कहना, मैं आज के बाद इसे कभी नहीं मिलूंगी। तुम जो कहोगे करूंगी, लेकिन इसे जाने दो। बहरोज की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसकी बीवी इसके सामने गिड़गिड़ा रही है, अपने लिए नहीं किसी और के लिए। सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, गद्दारी और बेवफाई नहीं। ले जाओ इन दोनों को, बस ख्याल रखना कि लैला को मारते वक्त ज़्यादा तकलीफ ना हो। मैं मोहब्बत करता था इससे, इसकी तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। सर पर गोली मारना, तड़पने ना देना। लैला बहरोज के कदमों में गिर जाती है। माफ़ कर दो, माफ़ कर दो हमें। गार्ड्स इन दोनों को जाकर गोली से उड़ा देते हैं। परिजात कांप जाता है। इतना सफाक मोहब्बत करने वाला कैसे हो सकता है वो? बहरोज को रोकना चाहता है, लेकिन इससे पहले ही इसके सर पर बंदूक से ज़रब लगाकर इसे बेहोश कर दिया जाता है। काफ़ी देर बाद जब इसे होश आता है तो वो सोचता है कि मैं जिंदा हूँ। बहरोज ने मुझे कैसे छोड़ दिया? वो तो गद्दारों को कभी माफ़ नहीं करता। वो इस वक्त बहरोज करीम के महल में अपने क्वार्टर में मौजूद था। थोड़ी देर बाद बहरोज उसके कमरे में आता है। इसे देखकर परिजात अपना सर पकड़कर उठकर बैठ जाता है। बहरोज इसे कहता है, हैरान हो कि मैंने तुम्हें जिंदा कैसे छोड़ दिया? वो दोनों तो अपने अंजाम को पहुंच गए, लेकिन तुम्हें भी वहीं मार देता, मगर तुम्हारी वो आखिरी ख्वाहिश सुनकर रुक गया। इतनी नफरत है तुम्हें अपने चेहरे से कि मरने के बाद भी इसे मस्क कर देना चाहते हो। मुझे बस एक बात का जवाब दो, तुमने वहाँ लैला सबा के झूठ पर सारा इल्ज़ाम अपने सर पर क्यों लिया? हालांकि मैं जानता था कि वो काफ़ी अरसे से मुझे धोखा दे रही है, अपने साबका मंगेतर से मिल रही है। इस दिन भी मैंने जानबूझकर मुल्क से बाहर जाने का बहाना बनाया था ताकि इसे रंगे हाथों पकड़ सकूं, लेकिन सारा इल्ज़ाम तुमने अपने सर लेकर मुझे हैरान कर दिया। परिजात बहरोज के चेहरे को देखता है। इसकी आंखों में दुख के सिवा कुछ नहीं था। जिस पर वो कहता है, मैडम आपकी इज्जत थी। इतने गार्ड्स, इतने मुलाजमों के सामने मैं नहीं चाहता था कि आपकी इज्जत पर हर्फ आए, इसीलिए ये इल्ज़ाम अपने सर लेता गया। लेकिन क्या हुआ? मरना तो इन्हें फिर भी पड़ा। आप चाहते तो माफ़ कर सकते थे। बहरोज उठकर खड़ा हो जाता है। वो मुझसे बेवफाई कर रही थी और तुम चाहते हो कि मैं उसे माफ़ कर देता? जिस पर परिजात कहता है कि हाँ, माफ़ कर देते, उसे आज़ाद कर देते। कम से कम ये जो कर्ब आपके चेहरे पर है ये तो ना होता। बहरोज परिजात को देखता है। चेहरा पढ़ना जानते हो तो अंदर तक झांक लेते हो, बातें भी अच्छी करते हो। पता नहीं मैंने तुम्हें क्यों नहीं मारा, लेकिन सच बात ये है कि मुझे लगता है तुम मुझे अच्छे से समझने लगे हो। लैला सबा के मरने के बाद बहरोज इसकी बेवफाई को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। अपने हाथों से इसे मार चुका था, लेकिन अब खुद भी पल पल मर रहा था। कभी इसके पियानो पर बैठा कोई उदास धुन बजाता है, कभी अफसुर्दा बातें करता है। अपनी सारी एक्टिविटीज़ इसने छोड़ दी, घर से बाहर निकलना छोड़ दिया, जैसे हर चीज़ से दिलो चाट हो गया हो। परिजात काफ़ी समझाता है अपनी बातों से कि मालिक बाहर निकले, शायद आप इस गम से, इस गिल्ट से बाहर निकल आएँ। लेकिन फिर अचानक ये हुआ कि जिस मौत को इसने हादसा बनाया था ताकि इसके खिलाफ कोई केस ना हो सके, पुलिस ये केस दोबारा रीओपन कर लेती है, क्योंकि लैला सबा के मंगेतर का बाप काफ़ी असर और रसूख वाला आदमी था। दुबई पुलिस ने दोबारा FIR करवाता है अपने बेटे के कातिल बहरोज करीम के खिलाफ। यूँ बहरोज के गिर्द कानून का शिकंजा कसता जा रहा था। पुलिस घर आकर तफ्तीश करती है। हर बार मुस्तफ़ा बहरोज करीम की बीमारी का बहाना बनाकर टाल देता है, लेकिन दुबई पुलिस थी इतनी आसानी से किसी का पीछा नहीं छोड़ती थी। इसके साथ साथ बहरोज करीम के तमाम पुराने धंधे, इनलीगल काम, हर चीज़ खुलने जा रही थी। इस बात का मुखालफों ने बहुत अच्छे तरीके से फ़ायदा उठाया। हर चीज़ जो बहरोज के खिलाफ थी पुलिस को प्रोवाइड की, यहाँ तक कि बहरोज और इसके साथियों को इसके घर तक महदूद कर दिया गया। और जिस रात परिजात को पता चला कि कल बहरोज सर की गिरफ्तारी है, पुलिस इनके घर पर रेड करने वाली है, वो मालिक को मशवरा देता है कि आप घर में पार्टी अरेंज करवाएं, मुल्क के बड़े बड़े नामवर लोगों को इस पार्टी पर बुलवाएं। घर पर रश होगा तो यहाँ से फरार हुआ जा सकता है। बहरोज मुस्कुराता है। फरार कौन होना चाहता है? अब तो ज़िंदगी बोझ लग रही है, होने दो जो होता है। मुस्तफ़ा और परिजात समझाते हैं, हम आपको इतनी आसानी से पुलिस के हवाले नहीं होने देंगे। परिजात मशवरा देता है कि आप पार्टी रखें, इस पार्टी में मैं आपका भेस बदल कर गार्ड्स के साथ घर से निकलूंगा। पुलिस मेरे पीछे जाएगी मुझे बहरोज करीम समझकर, और पीछे से आप मुस्तफ़ा के साथ निकल जाइएगा। समुंदर पर लॉन्च तैयार है, आपका इंतज़ार कर रही है। ये मुल्क छोड़कर फरार हो जाए। बहरोज परिजात से कहता है, और तुम
जवाब में परिजात कहता है कि मेरी फिक्र ना करें, मुझे कितना अरसा पकड़ कर रख सकते हैं, मेरे खिलाफ कौन सा इनके पास कोई सबूत है, बिलाखिर छोड़ ही देंगे। बहरोज फरार नहीं होना चाहता था, लेकिन अपने साथियों की मजबूर करने पर इनकी बात मान लेता है। यूं पार्टी में परिजात बहरोज का हुलिया बनाकर इसकी गाड़ी में बैठकर रात भर सड़कों पर घूमता है। सारी पुलिस नफरी जो इस वक्त बाहर मौजूद थी इसका पीछा शुरू कर देती है। वो गाड़ी दौड़ाता है, पुलिस इसके पीछे पीछे। काफी घंटों तक ये चूहे बिल्ली का खेल खेलता रहा और जब इसे यकीन हो गया कि मालिक और बाकी साथी वहाँ से निकल चुके होंगे तो गिरफ्तारी दे देता है। पुलिस बहरोज करीम की जगह पर परिजात को देखकर हैरान है। इसे पकड़ लिया जाता है, इसे मारते हैं, हमें धोखा दे रहे थे, लेकिन तुम्हें बताते चले कि हम इतने बेवकूफ़ नहीं। बहरोज करीम और इसके साथियों को भी हमने पकड़ लिया है। पर ये सुनकर हैरान है, ऐसे कैसे हो सकता है। जेल में इन सबको डाला जाता है। वाकई पुलिस के कहने के मुताबिक बहरोज और मुस्तफ़ा और बाकी वफादार भी जेल में मौजूद थे। परिजात को भी जेल में डाल दिया जाता है। परिजात मालिक को देखकर कहता है कि आप वहाँ से फरार क्यों नहीं हुए, कैसे पकड़े गए। बहरोज मुस्कुराता है, ये दुबई पुलिस है, यहाँ से कोई इतनी आसानी से फरार कैसे हो सकता है। मुझे तुम्हारी हिम्मत पर रश्क आ रहा है। ये लोग तुम्हारी गाड़ी को गोलियों से भून सकते थे, तुम्हारी जान भी जा सकती थी, लेकिन तुमने मेरे लिए इतना बड़ा खतरा मोल लिया। परिजात कहता है कि जान भी हाजिर है आपके लिए। बहरोज पर केस चलता है, इसके सारे काले धंधे सामने आते हैं। लैला सबा की मौत, इसके मंगेतर की मौत, सब कुछ साबित हो जाता है। मुस्तफ़ा बहरोज से कहता है कि मालिक ये सारे गुनाह मैं अपने सर लेना चाहता हूँ, प्लीज़ कुछ मत कहिएगा। लेकिन बहरोज करीम इनकार कर देता है कि नहीं, तुमने पहले मेरा बहुत साथ दिया है और नहीं, जिसके गुनाह है सज़ा भी इसे मिलनी चाहिए। अगले दिन अदालत में बहरोज करीम और उसके करीबी साथी मुस्तफ़ा को दो बार सजाए मौत सुना दी जाती है कि बहरोज अपनी सारी जायदाद के लिए वसीयत लिख चुका था। कारोबार, जायदादें, रेस्टोरेंट्स, हर चीज़ वो अपने करीबी वफादारों में बांट जाता है। बाकी सब कुछ ट्रस्ट में दे जाता है। इसकी पहली बीवी और बच्चों को वो पहले इतना कुछ दे चुका था कि इनको मजीद कुछ देने की ज़रूरत नहीं थी। परिजात और इसके साथियों को रिहा कर दिया जाए, वो अदालत से दरख्वास्त करता है। यूँ बहरोज करीम की फांसी के बाद परी और इसके साथियों को आज़ाद कर दिया जाता है और जब वसीयतें मिलती हैं तो बाकी साथियों को तो जो मिलता है परी के हिस्से में जो कुछ बहरोज करीम लिख कर गए थे इसे यकीन नहीं आता। इसे पियानो पसंद था तो वो पियानो समेत पूरा महल परिजात के नाम लिख जाता है। इसके अलावा कारोबार, एक रेस्टोरेंट और काफ़ी कुछ के परिजात की 10 नस्लें भी बैठकर खाएं तो ख़त्म नहीं होगा। परिजात को ये सब कुछ नहीं चाहिए था। इसे अपनी वफादारी की इतनी बड़ी कीमत मिलेगी इसने कभी सोचा नहीं था। बहरोज करीम जिसने सारी ज़िंदगी ये जमा करने में गुजार दी, आखिर में इसका इंजाम क्या हुआ, कुछ भी साथ नहीं लेकर गया। मैं इन सब का क्या करूँगा, क्योंकि मेरे साथ भी कुछ नहीं जाएगा। लेकिन चौका जिम्मेदारी थी, इसलिए इस जिम्मेदारी को तौर पर निभाना शुरू कर देता है। ऑफिस जाता है, कारोबार को बढ़ाना शुरू कर देता है, लेकिन किसी लालच के तौर पर नहीं, क्योंकि वो पहले बहरोज करीम के कारोबार को डूबता हुआ नहीं देख सकता था। दिन ब दिन तरक्की करता जाता है, लेकिन वो किसी भी इनलीगल काम को हाथ नहीं लगाता। ऐसे तमाम काम ख़त्म कर दिए जाते हैं। इसे किसी काम के सिलसिले में इंडिया जाना पड़ता है तो वहाँ मौजूद फिल्म इंडस्ट्री का बड़ा डायरेक्टर परिजात से मिलता है कि बहरोज करीम हमारी फिल्मों में इन्वेस्ट करते थे, मुझे उम्मीद है कि उसकी जगह आपने ली है तो आप भी हमारी फिल्मों में ज़रूर इन्वेस्टमेंट करेंगे। परिजात इनकार कर देता है कि मैं ऐसा कोई काम नहीं कर रहा, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। वो हैरान होता है कि आप 1 करोड़ को हम 50 करोड़ बना देंगे, तो खुद सोच सकते हैं कि आप जितना पैसा लगाएंगे इतना ज़्यादा हो जाएगा। परिजात के दिल में किसी किस्म का कोई लालच नहीं था। वो इनकार करता है कि मुझे मज़ीद किसी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं, मेरे पास जितना है काफ़ी है। इस पर डायरेक्टर बताता है कि मैं जानता हूँ तुम बहरोज करीम के काफ़ी करीबी साथी थे, इसलिए तो अपना महल तुम्हारे नाम लिख कर गया है। कभी सोचा है तुमने कि तुम अभी तक पुलिस के हाथों से क्यों बचे हुए हो? क्योंकि बहरोज करीम के किसी भी इनलीगल काम में तुमने अभी तक हाथ नहीं डाला। वो तुम पर कड़ी नज़र रखे हुए हैं, कभी अपने इर्द गिर्द देखना। परिजात बड़ा हैरान होता है कि पुलिस मुझ पर क्यों नज़र रखे हुए है। वो दुबई वापस जाता है तो वाकई हैरान होता है, पुलिस की गाड़ी वाकई हर वक्त इसके ताक़ुब में है। वो कहाँ जाता है, किससे मिलता है, हर कोई इस पर नज़र रखे हुए है। इसे लगता है कि वो बाहर रह कर भी कैद में है। एकदम से इसका दिल उचाट हो जाता है हर चीज़ से। वो अपना बिजनेस वाइंड अप करना शुरू कर देता है। यहाँ पर देश में रहकर वो किसी से पंगा नहीं लेना चाहता, इसलिए वापस पाकिस्तान जा रहा है। अपना महल वो बेचता नहीं, मिस मार्था को देता है कि वो यहाँ की देखभाल भी करें और गरीब बच्चों को यहाँ मुफ्त पढ़ाई और रिहाइश दी जाए। बिलाखिर सेठ परिजात पाकिस्तान वापस आ जाता है। आगे की कहानी हम तीसरे और आखिरी पार्ट में शेयर करेंगे।
देरी के लिए माजरत। उम्मीद है कि ये पार्ट आपको पसंद आया होगा। ये कहानी इतनी ज़्यादा लंबी है कि जैसा हमने बताया था 800 सफ़ात हैं और हम आपको सिर्फ मेन बातें बता रहे हैं। फिर भी वीडियो इतनी लंबी हो चुकी है। हमारी ये काविश आपको पसंद आई होगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। कहता है कि वो मैडम के साथ रहे। बहरोज़ के जाने के कुछ देर बाद लैला गाड़ी निकालने को कहती है। परिजात फ़ौरन इसके साथ हो लेता है, जिस पर वो नाराज़ होती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, लेकिन परिजात जिद करके साथ जाता है। ये मेरी ड्यूटी है। लैला शदीद गुस्से में घर से निकलती है। एक बार फिर से अपनी दोस्त के फ्लैट की तरफ जाने को कहती है। बिल्डिंग के पार्किंग एरिया में गाड़ी रुकती है। वो लिफ्ट की तरफ बढ़ती है। परिजात इसके पीछे तो इसे डांट कर रोक देती है। यहीं पर खड़े रहो, मेरे पीछे आने की ज़रूरत नहीं। परिजात इस बार इनकी बात नहीं मानता। वो साथ जाना चाहता है। थोड़ी देर बाद एकदम से हलचल मच जाती है। कई गाड़ियां एक साथ इस पार्किंग एरिया में दाखिल होती हैं। सबसे आगे बहरोज़ करीम की गाड़ी थी। वो गाड़ी से उतरता है। इसे देखकर लैला के चेहरे का रंग उड़ जाता है। परिजात भी हैरान। मालिक आप तो चले गए थे, जिस पर वो कहता है कि मैंने सिर्फ ड्रामा किया था, ये सारी हकीकत सामने लाने का। लैला फ़ौरन इसके कदमों में गिर जाती है। इसका हाथ पकड़कर कहती है मेरी कोई गलती नहीं, मुझे इसने बहकाया था, मुझे ये बहका कर यहाँ लाया है। मुझे लगता है ये आपके दुश्मनों के साथ मिला हुआ है। वो रोते हुए परिजात की तरफ इशारा करती है। परिजात हैरान परेशान कुछ देर तो हैरत से लैला मैडम के चेहरे की तरफ देखता है और फिर बहरोज़ करीम को कहता है कि मैडम बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैं ही इन्हें बहका कर यहाँ लाया था। लैला एकदम से परी को देखकर हैरत से, इतनी आसानी से इसने इस सारे झूठ को अपने सर ले लिया। इसके चेहरे पर सुकून आ जाता है कि शुक्र है बहरोज़ के अताब का निशाना परिजात बनेगा। परिजात बहरोज़ करीम से कहता है कि मेरी बस एक शर्त है कि मुझे मारने के बाद मेरे चेहरे को मस्क कर दिया जाए और मेरे जिस्म के टुकड़े करके दफनाया जाए, ताकि कोई मुझे पहचान ही ना पाए। इसकी बात पर बहरोज़ हैरत से देखता है। लैला का इल्ज़ाम तुमने अपने सर ले लिया। मैं जानता हूँ कि लैला झूठ बोल रही है। तुम्हें तो मैं बाद में पूछूंगा इस गिरफ्तारी पर, पहले अपनी बीवी से निपट लो। लैला एकदम से परेशान हो जाती है। नहीं बहरोज़, आपको कोई गलत फहमी हुई है, ऐसी कोई बात नहीं। मैं अपनी सहेली से ही मिलने आई थी, जिस पर एक खूबसूरत जवान लड़के को बहरोज़ करीम के गार्ड्स घसीटते हुए लेकर आते हैं। तो ये है तुम्हारी सहेली, तुम्हारा साबका मंगेतर। लैला इसे देखकर तड़प जाती है। प्लीज़ बहरोज़, इसे कुछ मत कहना, मैं आज के बाद इसे कभी नहीं मिलूंगी। तुम जो कहोगे करूंगी, लेकिन इसे जाने दो। बहरोज़ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसकी बीवी इसके सामने गिड़गिड़ा रही है, अपने लिए नहीं किसी और के लिए। सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, गद्दारी और बेवफाई नहीं। ले जाओ इन दोनों को, बस ख्याल रखना कि लैला को मारते वक्त ज़्यादा तकलीफ़ ना हो। मैं मोहब्बत करता था इससे, इसकी तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। सर पर गोली मारना, तड़पने ना देना। लैला बहरोज़ के कदमों में गिर जाती है। माफ़ कर दो, माफ़ कर दो हमें। गार्ड्स इन दोनों को जाकर गोली से उड़ा देते हैं। परिजात कांप जाता है। इतना सफाक मोहब्बत करने वाला कैसे हो सकता है वो। बहरोज़ को रोकना चाहता है, लेकिन इससे पहले ही इसके सर पर बंदूक से ज़रब लगाकर इसे बेहोश कर दिया जाता है। काफ़ी देर बाद जब इसे होश आता है तो वो सोचता है कि मैं ज़िंदा हूँ। बहरोज़ ने मुझे कैसे छोड़ दिया। वो तो गद्दारों को कभी माफ़ नहीं करता। वो इस वक्त बहरोज़ करीम के महल में अपने क्वार्टर में मौजूद था। थोड़ी देर बाद बहरोज़ उसके कमरे में आता है। इसे देखकर परिजात अपना सर पकड़कर उठकर बैठ जाता है। बहरोज़ इसे कहता है, हैरान हो कि मैंने तुम्हें जिंदा कैसे छोड़ दिया। वो दोनों तो अपने अंजाम को पहुंच गए, लेकिन तुम्हें भी वही मार देता, मगर तुम्हारी वो आखिरी ख्वाहिश सुनकर रुक गया। इतनी नफरत है तुम्हें अपने चेहरे से कि मरने के बाद भी इसे मस्क कर देना चाहते हो। मुझे बस एक बात का जवाब दो, तुमने वहाँ लैला सबा के झूठ पर सारा इल्ज़ाम अपने सर पर क्यों लिया? हालांकि मैं जानता था कि वो काफ़ी अरसे से मुझे धोखा दे रही है, अपने साबका मंगेतर से मिल रही है। इस दिन भी मैंने जानबूझकर मुल्क से बाहर जाने का बहाना बनाया था ताकि इसे रंगे हाथों पकड़ सकूं, लेकिन सारा इल्ज़ाम तुमने अपने सर लेकर मुझे हैरान कर दिया। परिजात बहरोज़ के चेहरे को देखता है। इसकी आंखों में दुख के सिवा कुछ नहीं था, जिस पर वो कहता है, मैडम आपकी इज्जत थी। इतने गार्ड्स, इतने मुलाजमों के सामने मैं नहीं चाहता था कि आपकी इज्जत पर हर्फ आए, इसीलिए ये इल्ज़ाम अपने सर लेता गया। लेकिन क्या हुआ, मरना तो इन्हें फिर भी पड़ा। आप चाहते तो माफ़ कर सकते थे। बहरोज़ उठकर खड़ा हो जाता है। वो मुझसे बेवफाई कर रही थी और तुम चाहते हो कि मैं उसे माफ़ कर देता? जिस पर परिजात कहता है कि हाँ, माफ़ कर देते, उसे आज़ाद कर देते। कम से कम ये जो कर्ब आपके चेहरे पर है ये तो ना होता। बहरोज़ परिजात को देखता है। चेहरा पढ़ना जानते हो तो अंदर तक झांक लेते हो, बातें भी अच्छी करते हो। पता नहीं मैंने तुम्हें क्यों नहीं मारा, लेकिन सच बात ये है
कि मुझे लगता है तुम मुझे अच्छे से समझने लगे हो। लैला सबा के मरने के बाद बहरोज इसकी बेवफाई को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। अपने हाथों से इसे मार चुका था, लेकिन अब खुद भी पल पल मर रहा था। कभी इसके पियानो पर बैठा कोई उदास धुन बजाता है, कभी अफसुर्दा बातें करता है। अपनी सारी एक्टिविटीज इसने छोड़ दी, घर से बाहर निकलना छोड़ दिया, जैसे हर चीज से दिलो चाट हो गया हो। परिजात काफी समझाता है अपनी बातों से कि मालिक बाहर निकले, शायद आप इस गम से, इस गिल्ट से बाहर निकल आएं। लेकिन फिर अचानक ये हुआ कि जिस मौत को इसने हादसा बनाया था ताकि इसके खिलाफ कोई केस ना हो सके, पुलिस ये केस दोबारा रीओपन कर लेती है, क्योंकि लैला सबा के मंगेतर का बाप काफी असर और रसूख वाला आदमी था। दुबई पुलिस ने दोबारा FIR करवाता है अपने बेटे के कातिल बहरोज करीम के खिलाफ। यूं बहरोज के गिरफ्त कानून का शिकंजा कसता जा रहा था। पुलिस घर आकर तफ्तीश करती है। हर बार मुस्तफ़ा बहरोज करीम की बीमारी का बहाना बनाकर टाल देता है, लेकिन दुबई पुलिस थी इतनी आसानी से किसी का पीछा नहीं छोड़ती थी। इसके साथ साथ बहरोज करीम के तमाम पुराने धंधे, इनलीगल काम, हर चीज़ खुलने जा रही थी। इस बात का मुखालफों ने बहुत अच्छे तरीके से फ़ायदा उठाया। हर चीज़ जो बहरोज के खिलाफ थी पुलिस को प्रोवाइड की, यहाँ तक कि बहरोज और इसके साथियों को इसके घर तक महदूद कर दिया गया। और जिस रात परिजात को पता चला कि कल बहरोज सर की गिरफ्तारी है, पुलिस इनके घर पर रेड करने वाली है, वो मालिक को मशवरा देता है कि आप घर में पार्टी अरेंज करवाएं। मुल्क के बड़े बड़े नामवर लोगों को इस पार्टी पर बुलवाएं। घर पर रश होगा तो यहाँ से फरार हुआ जा सकता है। बहरोज मुस्कुराता है। फरार कौन होना चाहता है? अब तो जिंदगी बोझ लग रही है, होने दो जो होता है। मुस्तफ़ा और परिजात समझाते हैं, हम आपको इतनी आसानी से पुलिस के हवाले नहीं होने देंगे। परिजात मशवरा देता है कि आप पार्टी रखें, इस पार्टी में मैं आपका भेस बदल कर गार्ड्स के साथ घर से निकलूंगा। पुलिस मेरे पीछे जाएगी, मुझे बहरोज करीम समझकर, और पीछे से आप मुस्तफ़ा के साथ निकल जाइएगा। समुंदर पर लॉन्च तैयार है, आपका इंतजार कर रही है। ये मुल्क छोड़कर फरार हो जाए। बहरोज परिजात से कहता है, और तुम? जवाब में परिजात कहता है कि मेरी फिक्र ना करें, मुझे कितना अरसा पकड़कर रख सकते हैं, मेरे खिलाफ कौन सा इनके पास कोई सबूत है, बिलाखिर छोड़ ही देंगे। बहरोज फरार नहीं होना चाहता था, लेकिन अपने साथियों की मजबूर करने पर इनकी बात मान लेता है। यूं पार्टी में परिजात बहरोज का हुलिया बनाकर इसकी गाड़ी में बैठकर रात भर सड़कों पर घूमता है। सारी पुलिस नफरी जो इस वक्त बाहर मौजूद थी इसका पीछा शुरू कर देती है। वो गाड़ी दौड़ाता है, पुलिस इसके पीछे पीछे। काफी घंटों तक ये चूहे बिल्ली का खेल खेलता रहा, और जब इसे यकीन हो गया कि मालिक और बाकी साथी वहाँ से निकल चुके होंगे तो गिरफ्तारी दे देता है। पुलिस बहरोज करीम की जगह पर परिजात को देखकर हैरान है। इसे पकड़ लिया जाता है, इसे मारते हैं। हमें धोखा दे रहे थे, लेकिन तुम्हें बताते चले कि हम इतने बेवकूफ़ नहीं। बहरोज करीम और उसके साथियों को भी हमने पकड़ लिया है। पर ये सुनकर हैरान है, ऐसे कैसे हो सकता है? जेल में इन सबको डाला जाता है। बाकी पुलिस के कहने के मुताबिक बहरोज और मुस्तफ़ा और बाकी वफादार भी जेल में मौजूद थे। परिजात को भी जेल में डाल दिया जाता है। परिजात मालिक को देखकर कहता है कि आप वहाँ से फरार क्यों नहीं हुए, कैसे पकड़े गए? बहरोज मुस्कुराता है, ये दुबई पुलिस है, यहाँ से कोई इतनी आसानी से फरार कैसे हो सकता है? मुझे तुम्हारी हिम्मत पर रश्क आ रहा है। ये लोग तुम्हारी गाड़ी को गोलियों से भून सकते थे, तुम्हारी जान भी जा सकती थी, लेकिन तुमने मेरे लिए इतना बड़ा खतरा मोल लिया। परिजात कहता है कि जान भी हाजिर है आपके लिए। बहरोज पर केस चलता है, इसके सारे काले धंधे सामने आते हैं। लैला सबा की मौत, इसके मंगेतर की मौत, सब कुछ साबित हो जाता है। मुस्तफ़ा बहरोज से कहता है कि मालिक ये सारे गुनाह मैं अपने सर लेना चाहता हूँ, प्लीज़ कुछ मत कहिएगा। लेकिन बहरोज करीम इनकार कर देता है कि नहीं, तुमने पहले मेरा बहुत साथ दिया है, और नहीं, जिसके गुनाह हैं सज़ा भी इसे मिलनी चाहिए। अगले दिन अदालत में बहरोज करीम और इसके करीबी साथी मुस्तफ़ा को दो बार सजाए मौत सुना दी जाती है कि बहरोज अपनी सारी जायदाद के लिए वसीयत लिख चुका था। कारोबार, जायदादें, रेस्टोरेंट्स, हर चीज़ वो अपने करीबी वफादारों में बांट जाता है। बाकी सब कुछ ट्रस्ट में ले जाता है। इसकी पहली बीवी और बच्चों को वो पहले इतना कुछ दे चुका था कि इनको मजीद कुछ देने की ज़रूरत नहीं थी। परिजात और इसके साथियों को रिहा कर दिया जाए, वो अदालत से दरख्वास्त करता है। यूँ बहरोज करीम की फांसी के बाद परी और इसके साथियों को आज़ाद कर दिया जाता है। और जब वसीयतें मिलती हैं तो बाकी साथियों को तो जो मिलता है परी के हिस्से में जो कुछ बहरोज करीम लिख कर गए थे, इसे यकीन नहीं आता। इसे पियानो पसंद था तो वो पियानो समेत पूरा महल परिजात के नाम लिख जाता है। इसके अलावा कारोबार, एक रेस्टोरेंट और काफ़ी कुछ के परिजात की 10 नस्लें भी बैठकर खाएं तो ख़त्म नहीं होगा। परिजात को ये सब कुछ नहीं चाहिए था। इसे अपनी वफादारी की इतनी बड़ी कीमत मिलेगी इसने कभी सोचा नहीं था। बहरोज करीम जिसने सारी ज़िंदगी ये जमा करने में गुजार दी, आखिर में इसका अंजाम क्या हुआ?
कुछ भी साथ नहीं लेकर गया। मैं इन सब का क्या करूँगा, क्योंकि मेरे साथ भी कुछ नहीं जाएगा। लेकिन चौका जिम्मेदारी थी, इसलिए इस जिम्मेदारी को तौर पर निभाना शुरू कर देता है। ऑफिस जाता है, कारोबार को बढ़ाना शुरू कर देता है, लेकिन किसी लालच के तौर पर नहीं, क्योंकि वो पहले बहरोज़ करीम के कारोबार को डूबता हुआ नहीं देख सकता था। दिन ब दिन तरक्की करता जाता है, लेकिन वो किसी भी इनलीगल काम को हाथ नहीं लगाता। ऐसे तमाम काम ख़त्म कर दिए जाते हैं। इसे किसी काम के सिलसिले में इंडिया जाना पड़ता है, तो वहाँ मौजूद फिल्म इंडस्ट्री का बड़ा डायरेक्टर परिजात से मिलता है कि बहरोज़ करीम हमारी फिल्मों में इन्वेस्ट करते थे। मुझे उम्मीद है कि उसकी जगह आपने ली है, तो आप भी हमारी फिल्मों में ज़रूर इन्वेस्टमेंट करेंगे। परिजात इनकार कर देता है कि मैं ऐसा कोई काम नहीं कर रहा, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। वो हैरान होता है कि आप 1 करोड़ को हम 50 करोड़ बना देंगे, तो खुद सोच सकते हैं कि आप जितना पैसा लगाएंगे इतना ज़्यादा हो जाएगा। परिजात के दिल में किसी किस्म का कोई लालच नहीं था। वो इनकार करता है कि मुझे मज़ीद किसी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं, मेरे पास जितना है काफ़ी है। इस पर डायरेक्टर बताता है कि मैं जानता हूँ तुम बहरोज़ करीम के काफ़ी करीबी साथी थे, इसलिए तो अपना महल तुम्हारे नाम लिख कर गया है। कभी सोचा है तुमने कि तुम अभी तक पुलिस के हाथों से क्यों बचे हुए हो? क्योंकि बहरोज़ करीम के किसी भी इनलीगल काम में तुमने अभी तक हाथ नहीं डाला। वो तुम पर कड़ी नज़र रखे हुए हैं, कभी अपने इर्द गिर्द देखना। परिजात बड़ा हैरान होता है कि पुलिस मुझ पर क्यों नज़र रखे हुए है। वो दुबई वापस जाता है तो वाकई हैरान होता है। पुलिस की गाड़ी वाकई हर वक्त इसके ताक़ुब में है। वो कहाँ जाता है, किससे मिलता है, हर कोई इस पर नज़र रखे हुए है। इसे लगता है कि वो बाहर रह कर भी कैद में है। एकदम से इसका दिल उचाट हो जाता है हर चीज़ से। वो अपना बिजनेस वाइंड अप करना शुरू कर देता है। यहाँ पर देश में रहकर वो किसी से पंगा नहीं लेना चाहता, इसलिए वापस पाकिस्तान जा रहा है। अपना महल वो बेचता नहीं, मिस मार्था को देता है कि वो यहाँ की देखभाल भी करें और गरीब बच्चों को यहाँ मुफ्त पढ़ाई और रिहाइश दी जाए। बिलाखिर सेठ परिजात पाकिस्तान वापस आ जाता है। आगे की कहानी हम तीसरे और आखिरी पार्ट में शेयर करेंगे। देरी के लिए माजरत। उम्मीद है कि ये पार्ट आपको पसंद आया होगा। ये कहानी इतनी ज़्यादा लंबी है कि जैसा हमने बताया था 800 सफ़ात हैं और हम आपको सिर्फ मेन बातें बता रहे हैं।